कहानी में ट्विस्ट इस तरह आता है जब जॉन डाल्टन भी यही सोचता है कि मैटर की कंपोजिशन क्या है, इस सवाल को जानने की कोशिश करता है। और जब ये देखता है कि डेमोक्रिटस ने आज से इतने साल पहले, ठीक है, हमारे पास काफ़ी टाइम गुजरा, हज़ारों साल गुजरे, इसके दरमियान काफ़ी साइंटिस्ट आए, बड़े बड़े नाम हैं, न्यूटन है, गैलीलियो है, ठीक है, लिवाइजर है, केमिस्ट्री में बहुत सारे बॉयल्स हैं, चार्ल्स हैं, तो उन सब ने एटम की कंपोजिशन पे इतना कोई खास काम नहीं किया। लेकिन इसके आइडिया को जॉन डाल्टन ने 1808 में दोबारा से इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की कि मैटर की कंपोजिशन क्या है। एक इंग्लिश केमिस्ट था, इसने एक न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी को डेवलप किया, इसलिए इसको कहा जाता है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी यानी दोबारा से मैटर की कंपोजिशन पर जो काम शुरू किया वो जॉन डाल्टन ने किया। अब ये जो जॉन डाल्टन है ये हमारे पास फादर ऑफ इसको हम कह सकते हैं फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, या हमारे पास ये वर्ड अगर फादर हम इसको ना कहें बल्कि इससे बेहतर वर्ड होगा ग्रैंड फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी भी इसको याद किया जाता है। तो कहानी में ट्विस्ट जब पैदा हुआ जब जॉन डाल्टन ने डेमोक्रिटस के काम को दोबारा से शुरू किया। अब डेमोक्रिटस के काम को शुरू किया, अब इसने अपनी थ्योरी में क्या पॉइंट दिए वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ ओवरऑल स्टोरी देख रहे हैं, कहानी देख रहे हैं कि एटॉमिज्म का कंसेप्ट किस तरह डेवलप हुआ। तो हम इसकी थ्योरी पे अलग एक लेक्चर होगा हमारा और उसमें कंप्लीट इसकी पे बात होगी कि इसकी थ्योरी क्या कहती है। 1808 के बाद हमारे पास एक नया मॉडल आता है 1904 में, और ये जॉन डाल्टन ने भी डेमोक्रिटस वाली बात की कि स्मॉल टीनी पार्टिकल्स हैं जिन पे मैटर कंसिस्ट करता है। अब इन पार्टिकल्स की कंपोजिशन कैसी है, तो 1904 में हमारे पास एक नया साइंटिस्ट आता है और उसका नाम होता है जे थॉमसन। और जे थॉमसन जो है ये अपना नज़रिया पेश करता है कि एटम किस तरह होगा। तो ये हमारे पास एक इंग्लिश फिजिसिस्ट था और इसने क्या कहा, इसने जो मॉडल दिया दैट इज कॉल्ड एज प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम। इसने कहा कि एटम प्लम पुडिंग, जैसे केक के अंदर मेवेजात होते हैं, केक को आप एटम देख लें और पूरा केक पॉजिटिव चार्ज समझ लें और उसके अंदर जो हमारे पास जो मेवजात लगे होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, यानी इसका मॉडल अगर हम एटम देखें तो इसने कहा एटम है और इस पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसके मैग्नीट्यूड के बराबर नेगेटिव चार्ज जो हैं वो हमारे पास इसमें होते हैं। तो ये मॉडल पेश किया जे थॉमसन ने, ठीक है। इसने इसको एक और नाम दिया था कॉर्पसल्स, ये जो नेगेटिव चार्ज हैं, और इस जो उसको कहा था चार्ज स्फीयर, इसको चार्ज स्फीयर कहा था। अब कहानी जब जे थॉमसन से आगे बढ़ी, हम इसके मॉडल को भी एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह इसने अपनी ये सारी बातें की थी, लेकिन मज़ीद हम देखेंगे कि इसका क्या होता है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। जब रदरफोर्ड अपना एटॉमिक मॉडल देता है तो हमारे पास रदरफोर्ड जो एटॉमिक मॉडल है ये हमारे पास 1911 का है। 1911 में जब जॉन डाल्टन की बात आगे चली तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक इसने कहा कि जो हमारे पास जे थॉमसन ने जो बात की वो गलत है, और इसने एक नया मॉडल दिया। उसने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है इसको न्यूक्लियर मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हुई थी यहाँ पे, तो न्यूक्लियर मॉडल भी कहा जाता है। और न्यूक्लियर मॉडल के मुताबिक हमारे पास जो एटम है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस पे मुश्तमिल होता है, यानी एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। और दूसरी बात जो इसमें इम्पॉर्टेंट थी, इसने एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस
एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बताया। ठीक है, डिटेल से हम इसको डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कि ये हमारे पास क्या है। इसी के साथ साथ जो हमारे पास है दैट इज़ बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल, जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है इसको भी हमारे पास 1913 में नील बोहर, सर नील बोहर जो एक फिजिसिस्ट था, इसने पेश किया और इसके मुताबिक इसको प्लेनेटरी मॉडल भी कहा जाता है। प्लेनेटरी मॉडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमें पता है कि सन है दरमियान में और इसके गिर्द क्या घूम रहे हैं, डिफरेंट स्टार्स घूम रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक स्टार्स है, दूसरा स्टार्स यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे। तो ये एक प्लेनेटरी, सन के गिर्द जैसे स्टार्स घूमते हैं, तो इन्होंने कहा कि दरमियान में न्यूक्लियस होता है और इसके गिर्द हमारे पास क्या होता है कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं? घूम रहे होते हैं। अब जो जॉन डाल्टन से कहानी शुरू हुई और आगे जाती गई, तो हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट आते गए और इस पर काम करते गए। लेकिन इसके साथ साथ एटम्स की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट थ्योरीज डिफरेंट टाइम में डिफरेंट साइंटिस्ट ने दी। तो उसी के साथ साथ हमारे साथ एक नई चीज़ का जन्म होता है, एक नई थ्योरी आती है, दैट इज़ कॉल्ड एज क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स का बर्थ होता है। क्वांटम मैकेनिक्स एक रिवोल्यूशनरी थ्योरी होती है। इस पे भी हम बात करते हैं कि ये किस तरह हुआ। लेकिन उससे पहले जॉन डाल्टन ने, फिर हमारे पास जे थॉमसन ने, और फिर रदरफोर्ड ने, और फिर बोहर्स ने एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो जब क्वांटम मैकेनिक्स का बर्थ होता है तो ये हमारे पास क्वांटम कंडीशंस लगाती है। क्वांटम कंडीशंस, जब क्वांटम कंडीशंस एटम्स पे अप्लाई की जाती हैं तो फिर हमारे पास जो रिजल्ट्स होते हैं वो कुछ डिफरेंस हो जाते हैं। वो क्या होते हैं? डिफरेंट।